जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में। हम जानेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता क्या है, फिर इनसे रिलेटेड जो आईआईटी है चाहे नीट का एग्जाम है उसमें किस तरह के क्वेश्चन है आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जरा याद कीजिए, जब हम ट्रांजेक्शनल मोशन स्टडी कर रहे थे वहाँ हमने देखा था कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगा, जब उस पर लगने वाले जितना भी बल है, चारों तरफ से जितने भी बल हम उस पर लगा रहे हैं, उन सभी बलों को अगर आपस में ऐड कर दें तो समेशन ऑफ एफ है वो किसके बराबर आए, अपना जीरो के बराबर आए। तो आप क्या कहोगे कि हमारा जो सिस्टम है वो किस में होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर होगा। परंतु क्या हो जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है अब क्या कर रहा है, ट्रांजेक्शनल की जगह रोटेशन मोशन कर रहा है। तो रोटेशन मोशन के अंदर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब आएगा, जब उसका जो टॉर्क है यानी कि समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल देकर समझने का प्रयास करते हैं। हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको हम देखते हैं, जिसमें कोई दो फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं। तो ये हमारा है रोटेशन एक्सिस, जिससे किसी परपेंडिकुलर दूरी आर पर ये हमारी जो फोर्स है वो अप्लाइड है। तो जरा मुझे बताइए कि हमारी इस रिजिड बॉडी पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो आप देखेंगे कि एक फोर्स है वो तो लग रहा है अपना नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, जबकि एक फोर्स लग रहा है अपना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इसमें जो नेट फोर्स है वो कितना लग रहा है, आप कहोगे इस पूरे इस बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो तो जीरो लग रहा है। तो ये हमारा जो सिस्टम है वो किस कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि हमारा जो सिस्टम है वो ट्रांजैक्शनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, क्योंकि समेशन ऑफ एफ नेट है वो इक्वल टू जीरो है। अब जरा बात करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं। तो हम चेक करते हैं कि यहाँ हमारे द्वारा जो अप्लाइड दोनों फोर्स है उनकी वजह से जो लगने वाला जो टॉर्क है वो इक्वल टू जीरो आता है या नहीं आता। तो जरा सबसे पहले मुझे बताइए, ऊपर वाला जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। आप कहेंगे फोर्स लग रहा है अपना इस डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर दूरी कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, वो आ रही है इस डायरेक्शन में। तो जब आप आर क्रॉस एफ करेंगे, क्योंकि टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। तो जब आप आर क्रॉस एफ करेंगे तो टॉर्क की डायरेक्शन कौन सी होगी, आप इसमें आर से एफ की तरफ अपनी फिंगर को कर्ल कीजिए तो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी दिखाएगी, टॉर्क की डायरेक्शन दिखाएगी। तो टॉर्क इसको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा और टॉर्क की डायरेक्शन आएगी जो अपना सरफेस है उसमें परपेंडिकुलर इनसाइड होगी। ठीक है, इसी प्रकार से जो अपना नीचे वाला जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में इसको घुमाएगा। तो आप देखेंगे फोर्स लग रहा है अपना इस डायरेक्शन में, आर लग रहा है वो इस डायरेक्शन में। तो यहाँ भी अब जब आर पर आप फिंगर रखकर एफ की डायरेक्शन में इसको कर्ल करेंगे तो आर क्रॉस एफ यानी कि ऑब्जेक्ट को ये अभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रही है, और अपना टॉर्क है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के बराबर होगी, और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, अभी भी सरफेस के परपेंडिकुलर इनसाइड ही होगी। इसी वजह से मैं इसको क्रॉस से डिनोट करता हूँ। तो आप क्या देख रहे हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस पर दोनों ही फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर वाले फोर्स की वजह से इधर वाली साइड और नीचे वाले फोर्स की वजह से इधर वाली साइड। तो दोनों मिलकर इस ऑब्जेक्ट को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, और कौन सी डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करें, यानी कि सेम डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करें। तो यहाँ पर समेशन ऑफ जो टॉर्क है वो क्या है, डस नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। आप क्या कहोगे, रोटेशनल जो इक्विलिब्रियम में नहीं है। ओके, अब दोस्तों जरा सेकंड केस को और देखिए, ये हमारा सेकंड केस है। इस केस में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस पर दो फोर्स लग रहे हैं। दो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहे हैं, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या समेशन ऑफ एफ नेट है वो जीरो है। आप कहोगे जीरो नहीं है क्योंकि दोनों समान ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो समेशन ऑफ एफ नेट डज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो आप क्या कहोगे कि हमारा जो सिस्टम है वो इस वक्त ट्रांजेक्शनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है। यानी कि ट्रांजैक्शनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होने का मतलब क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ मूव करेगा, और कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है न्यूटन का जब लॉ ऑफ मोशन हम स्टडी कर रहे थे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उस पर आप कोई भी एक फोर्स है वो अप्लाई करते हो तो उस फोर्स की वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाता है, क्योंकि एफ है वो किसके बराबर होता है, डी पी बाई डी टी के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो जो ऑब्जेक्ट है वो स्थानांतरण गति करेगा, यानी ट्रांजेक्शनल मोशन करेगा, इन मोशन। ओके, अब बात करते हैं क्या हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेशन करेगा या नहीं करेगा, क्या ये रोटेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऊपर वाले फोर्स की बात करें तो इस फोर्स की वजह से टॉर्क है वो कौन सी डायरेक्शन में लगता है और कितना लगता है। तो देखिए फोर्स लग रहा है अपना इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर जो दूरी है वो है इस डायरेक्शन में। तो जब आप आर क्रॉस एफ करेंगे तो यहाँ पर जो टॉर्क है वो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इसलिए मैं इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये टॉर्क है वो किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा अपना आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के बराबर आएगा। ठीक है, अब अपने नीचे वाले फोर्स की बात करें तो नीचे वाला फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे वाला फोर्स लग रहा है अपना इस डायरेक्शन में,
और आर है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, आर लग रहा है अपना इस डायरेक्शन में। तो यहाँ भी आप क्या कहोगे कि आर क्रॉस एफ, ये कीजिए आर और ये एफ, आर क्रॉस एफ करोगे तो इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर वाले की डायरेक्शन है वो तो है एंटी क्लॉकवाइज और नीचे वाले की है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आप आर क्रॉस एफ करेंगे तो ये किया जा रहा है टॉर्क, ये यहाँ इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क बन रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर इनसाइड है, अपना जो प्लेन है उसमें परपेंडिकुलर इनसाइड है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू जो टॉर्क है इसकी वैल्यू अपने आ रही है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के बराबर। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है उस पर एक फोर्स तो लग रहा है अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर वाला जो फोर्स है वो तो इसको नीचे की तरफ घुमाने का प्रयास कर रहा है, जबकि नीचे वाला फोर्स है इसको ऊपर की तरफ घुमाने का प्रयास कर रहा है। परंतु यहाँ पर दोनों की वजह से जो टॉर्क है वो इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पर क्या किसी तरह का रोटेशन इक्विलिब्रियम होगा, बिल्कुल यहाँ पर ही रोटेशन इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पर टॉर्क नेट है वो किसके बराबर होगा, ऊपर वाले फोर्स की वजह से टॉर्क है वो किसके बराबर होगा, आप कहोगे अपवर्ड डायरेक्शन में, नीचे वाले की वजह से टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में, आप कहोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल टॉर्क लग रहे हैं। तो आप क्या कहोगे जो टॉर्क नेट आ रहा है वो जीरो आ रहा है। तो सेकंड कंडीशन के अंदर हमारा जो सिस्टम है वो किस में होगा, रोटेशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसी भी तरह का रोटेशनल मोशन है वो नहीं करेगा, घूर्णन गति नहीं करेगा। दोस्तों हमारा जो थर्ड जो एग्जांपल है उसको देखते हैं, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर दो फोर्स लग रही हैं और दोनों फोर्स क्या है, अलग अलग है, यानी F1 है वो डस नॉट इक्वल्स टू है F2 और दोनों सेम ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो सेम ही डायरेक्शन में लगने के कारण आप क्या कहोगे, यहाँ पर जो एफ नेट है वो डस नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। और हम जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम सेम ही डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हमारा सिस्टम है वो ट्रांजैक्शनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो आप कहोगे नहीं है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस कंडीशन में है, मोशन की कंडीशन में है। ठीक है, परंतु जरा चेक करते हैं क्या हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं F1 फोर्स की वजह से जो लगने वाला टॉर्क है वो क्या होगा। तो F1 फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, F1 फोर्स है वो अपना लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अपना R1 वेक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, R लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। ओके, तो यहाँ पर R और F की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो कौन सी होगा, R पर अपनी फिंगर रखिएगा, F की तरफ कर्ल करेंगे तो क्या होगा, ये अपने पास टॉर्क आ जाएगा और टॉर्क की डायरेक्शन कौन सी होगी, जो अपना सरफेस है उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, अब F2 की वजह से अगर हम देखें तो F2 कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, F2 लग रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, ये आपका F2 लग रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, अब यहाँ पर R कौन सी डायरेक्शन में है, R आप कहोगे इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जरा R क्रॉस F कीजिएगा, तो यहाँ पर R पर फिंगर रख के F की तरफ कर्ल करेंगे तो यहाँ पर टॉर्क है वो किसके बराबर आएगा, टॉर्क आप कहोगे यहाँ पर सरफेस के परपेंडिकुलर इनसाइड आएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो जरा मुझे बताइए टॉर्क 1 और टॉर्क 2 की वैल्यू कितनी है। तो टॉर्क 1 है वो आपका कितना आ रहा है, अपना F जो सॉरी पहले R आएगा ना, R वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर के बराबर। इसी प्रकार से आपका जो टॉर्क 2 है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, आप कहोगे यहाँ पर R वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर के बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो नेट टॉर्क है वो किसके बराबर आएगा, नेट टॉर्क बराबर आएगा अपना टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 के बराबर। टॉर्क 1 है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है और टॉर्क 2 है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, सरफेस के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो एक चीज़ तो आप यहाँ पर बिल्कुल आराम से समझ गए होंगे कि टॉर्क 1 है उसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने का प्रयास करता है, जबकि हमारा जो टॉर्क 2 है उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर अपना जो टॉर्क 1 है वो डस नॉट इक्वल्स टू टॉर्क 2 है, दोनों अलग अलग हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, जो टॉर्क नेट है वो डस नॉट इक्वल्स टू जीरो है, और जब डस नॉट इक्वल्स टू जीरो है उसका मतलब क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है वो रोटेशनल मोशन के अंदर है, रोटेशन मोशन के अंदर है। क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या चाहिए था कि टॉर्क नेट है उसकी वैल्यू किसके बराबर आए, जीरो के बराबर आए। अब जीरो के बराबर तो आ नहीं रहा, तो हमारा क्या सिस्टम किस में है, रोटेशनल मोशन में है, रोटेशनल मोशन में। तो यहाँ पर ये सिस्टम है आगे की तरफ ट्रांजेक्शनल मोशन भी करेगा और साथ में रोटेशन मोशन भी करेगा। ठीक है ना, एक प्रॉब्लम और देखते हैं इसी के अंदर, इसके अंदर हमारे जो फोर्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं, यानी कि F1 डस नॉट इक्वल्स टू F2। ठीक है, और दोनों ही फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं। तो क्या हमारा जो सिस्टम है वो ट्रांजैक्शनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, आप कहोगे नहीं है। क्यों, क्योंकि समेशन ऑफ एफ नेट है वो डस नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ओके, अब बात करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो F1 फोर्स है वो लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, F1 फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, अपना जो R है वो लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो जब आप R क्रॉस F करोगे तो अपना जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, R क्रॉस F से सरफेस के परपेंडिकुलर इनसाइड होगी, और टॉर्क 1 है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर होगी अपना R वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर के बराबर।
इसी प्रकार से हम F2 के लिए देखें तो F2 के लिए क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा अपना F2 फोर्स, अपना R है वो लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी अपनी, R से F की तरफ अपनी फिंगर को लीजिए और थंब की डायरेक्शन कौन सी आ रही है, परपेंडिकुलर इनसाइड आ रही है ना। तो यहाँ पर भी टॉर्क है वो सेम ही डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर अपना जो F1 और F2 दोनों फोर्स हैं इस ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर इनकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, टॉर्क 2 की, ये बराबर आ जाएगी R वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो आप क्या कहेंगे कि जो टॉर्क नेट है वो डस नॉट इक्वल्स टू जीरो है। क्यों, क्योंकि दोनों ही इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा जो सिस्टम है वो यहाँ पर भी क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ भी मूव करेगा, यानी कि ट्रांजेक्शनल मोशन भी करेगा और साथ में ये रोटेशन मोशन भी करेगा। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका ट्रांजेक्शनल मोशन भी होगा, ट्रांजेक्शनल मोशन भी होगा और साथ में क्या होगा, इसका रोटेशनल मोशन भी होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा। समझ में आया आपको। एक प्रॉब्लम और इसको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अगर क्या हो, हमारा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, वो दोनों ही फोर्स क्या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, परंतु दोनों ही फोर्स कहाँ लग रहे हैं, हमारा सेंटर ऑफ मास पे लग रहे हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हमारा जो सिस्टम है वो ट्रांजेक्शन मोशन में या रोटेशन मोशन में होगा। तो देखिए यहाँ पर एफ नेट की बात करें तो एफ नेट है, समेशन ऑफ एफ नेट है वो किसके बराबर आ रहा है, जीरो, क्योंकि एक फोर्स लग रहा है अपना नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, एक लग रहा है अपना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो जब एफ नेट है वो जीरो के बराबर आ रहा है तो हमारा जो सिस्टम है वो किस में है, ट्रांजेक्शनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांजेक्शनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। यानी कि हमारा सिस्टम है वो किसी भी तरह का ट्रांजेक्शनल मोशन है वो नहीं कर रहा, ट्रांजेक्शनल मोशन है वो नहीं कर रहा, याद रहेगा ना। अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन के लिए। तो यहाँ पर क्या हमारा जो फोर्स F है, इस F की वजह से किसी तरह का टॉर्क लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास है, यानी कि हमारा जो रोटेशनल एक्सिस है उसे परपेंडिकुलर जो दूरी r है वो जीरो के बराबर है। इसी प्रकार से जब हम इस वाले फोर्स के लिए जो टॉर्क कितना लग रहा है उसकी वैल्यू देखें तो वो भी जीरो के बराबर आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ भी हमारी जो परपेंडिकुलर दूरी है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, क्योंकि फोर्स हम सेंटर पे ही लगा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पे ही लगा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या कहोगे, समेशन ऑफ जो टॉर्क नेट है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो यहाँ पर भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी तरह का रोटेशन मोशन है वो नहीं करेगा, रोटेशनल मोशन है वो नहीं करेगा, याद रहेगा आपको। दोस्तों जो रोटेशन इक्विलिब्रियम है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरुआत हम कुछ आसान क्वेश्चन से करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई भी एक सिस्टम है जो कि सेंटर ऑफ मास से L/4 दूरी के ऊपर यहाँ पर रोटेट कर सकता है, ठीक है। अगर इसके वन साइड है हमने कैपिटल M मास है वो लटका रखा है, तो दूसरी साइड हम कितना मास है वो लटकाएं ताकि हमारा जो ये सिस्टम है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताइए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर mg फोर्स है वो लगेगा इधर वाली साइड, कैपिटल mg लगेगा इस साइड, और इधर वाली साइड हमने स्मॉल m माना है तो इधर वाली साइड लगेगा स्मॉल mg, ठीक है। अब इस कैपिटल mg की वजह से हमारा जो ये सिस्टम है वो कौन सी साइड रोटेट करेगा, तो आप देखेंगे ये रोटेशन एक्सिस है अपना, रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, ये कहोगे आप परपेंडिकुलर दूरी है, और ये किसके बराबर होगी, देखिए अगर इसकी पूरी लेंथ है वो l है तो ये जो लेंथ है ये किसके बराबर होगी, L/2 के बराबर होगी। अगर सेंटर ऑफ मास से रोटेशन एक्सिस L/4 दूरी के ऊपर उपस्थित है तो आप कहेंगे ये वाली जो दूरी है ये किसके बराबर होगी, L/4 के बराबर, और इधर वाली साइड जो रोटेशन एक्सिस से जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, आप कहेंगे 3L/4 के बराबर होगी, ठीक है ना। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अपना रोटेशन एक्सिस है ये वाला, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी है ये। तो आप जरा मुझे बताइए r क्रॉस f करके तो टॉर्क की डायरेक्शन कौन सी होगी, r क्रॉस f करेंगे तो टॉर्क होगा अपना इस डायरेक्शन में, ठीक है। फिंगर्स को अपने r से f की तरफ लेके जाना है, ये अपना r है और ये f है, तो टॉर्क अपना होगा अपवर्ड डायरेक्शन में सरफेस के। और टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर होगी, आपको होगी अपना जो अप्लाइड फोर्स और जो आर है उन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा। एंगल कितना है, 90 डिग्री का है दोनों के मध्य, तो आप क्या कहोगे आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, वैल्यू पुट कीजिए जरा क्या आ जाएगी, आर एफ साइन 90 डिग्री होगा ना, तो यहाँ पर आप सिंपली आर एफ लिख सकते हो और इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में आ जाएगी, आर की वैल्यू है L/4 एंड एफ की वैल्यू है कैपिटल mg, ये अपना आ गया टॉर्क 1 की वैल्यू। इसी प्रकार से जो अपना स्मॉल mg है उसकी वजह से क्या टॉर्क लगेगा, तो आप देखेंगे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, ये वाली जो किसके बराबर है 3L/4 के। तो r है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, r लगेगा इस डायरेक्शन में, f लग रहा है अपना इस डायरेक्शन में, r क्रॉस f करोगे, r क्रॉस f करोगे तो यहाँ जो टॉर्क लग रहा है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, परपेंडिकुलर इनसाइड होगी सरफेस के, ठीक है। और इस टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप देखोगे ये बराबर होगी अपना आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जब करोगे यहाँ भी एंगल कितना बनना है दोनों के मध्य, एंगल बनना है 90 डिग्री का, तो यहाँ टॉर्क 2 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू कितनी है 3L/4 और साथ में अपना आएगा mg,
ठीक है। यहाँ पर हमारा जो कैपिटल एम है वो इस सिस्टम को किस साइड में रोटेट करने की कोशिश करेगा, इस साइड रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये हमारा रोटेशन एक्सिस है। और स्मॉल एम जी है वो इस सिस्टम को इधर वाली साइड रोटेशन करने की कोशिश करेगा। हमारा ये सिस्टम है वो रोटेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब आएगा, जब यहाँ जो टॉर्क नेट जो लग रहा है वो किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। तो जीरो के बराबर होगा तो आप क्या कहोगे, जो टॉर्क नेट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि जो टॉर्क 1 प्लस जो टॉर्क 2 है वो दोनों किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। तो जरा वैल्यू पुट कीजिए इनकी, क्या आएगा। टॉर्क 1 की वैल्यू क्या है अपना, टॉर्क 1 की वैल्यू है अपना L/4 कैपिटल एम जी। टॉर्क 2 की वैल्यू है ये अपना है 3L/4 और स्मॉल एम जी। ये किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। जो करता है वो उसको काटते हैं, ये नीचे 4 भी कट जाएगा, ये जी भी कट जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉल एम है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल एम की वैल्यू आ जाएगी अपना M/3। ठीक है। आप कहेंगे सर यहाँ पर आपने प्लस ले रखा है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पर देखिए टॉर्क की डायरेक्शन वो डिफरेंट होगी ना, इसकी डायरेक्शन अगर अपना अपवर्ड डायरेक्शन है और इसकी डायरेक्शन प्लस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आप नेगेटिव साइन, जो नेगेटिव साइन लगाकर ही इसे लिखोगे। ठीक है, समझ में आया। फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें कोई एक लेडर दे रखी है, यानी कि सीढ़ी दे रखी है, जिसका मास है m और उसकी लेंथ है हमें दे रखी है l। ये जो सीढ़ी है या लेडर है ये किसी दीवार के सहारे खड़ी है। जिस दीवार की एक साइड है ये अपने को दे रखी है घर्षण रहित, जबकि दूसरी वाली जो सरफेस है वहां पर कोई फ्रिक्शन फोर्स है वो लग रहा है। ठीक है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारा जो सिस्टम है वो साम्यावस्था में है, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो उस स्थिति के अंदर जो हमारा जो लेडर है उस पर जो रिएक्शन फोर्स लग रहे हैं उस रिएक्शन फोर्स को हमें बताना है, कौन कौन से रिएक्शन फोर्स लग रहे हैं। दूसरा, हमें जो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बतानी है। थर्ड, हमें बताना है कि जो ग्राउंड के द्वारा जो हमारा लेडर है उस पर कितना जो फोर्स है वो अप्लाइड हो रहा है, उस फोर्स की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है। तो तीनों को वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल फोर्स यहाँ कौन कौन सा लगेगा। तो देखिए नॉर्मल फोर्स हमेशा लगता है जहाँ पर अपना जो कॉन्टेक्ट होता है दो सरफेस का, तो वहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, जो भी कॉन्टेक्ट सरफेस अपनी। तो इसे मैं N1 से डिनोट कर देता हूँ। इसी प्रकार से एक सरफेस अपना यहाँ पर कॉन्टेक्ट में है तो यहाँ पर भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा जहाँ पर ये कॉन्टेक्ट में है। थर्ड कौन सा फोर्स लगेगा, थर्ड फोर्स लगेगा अपना इस लेडर के अंदर कोई मास है, तो मास है कि उसकी वजह से एक mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और वो कहाँ पे लगेगा, अपना जो लेडर है लेडर के सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके। इसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, तो देखिए ये वाली जो साइड है दीवार की, यहाँ पर तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि घर्षण रहित सरफेस है, परंतु नीचे वाला है वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो देखिए लेडर है वो कौन सी डायरेक्शन मूव करेगी, अगर हम इसको फ्री छोड़ दिया जाए, अगर एक बार माने कि अपने ये साम्यावस्था में नहीं है, मूव कर रही है, तो लेडर है ये वाला जो पोर्शन है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये वाला जो पोर्शन है वो जाएगा इधर वाली साइड। तो फ्रिक्शन फोर्स है जिस डायरेक्शन में हम मोशन करते हैं, मूव होते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारा सिस्टम है वो साम्यावस्था की स्थिति के अंदर है, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम दोनों तरह के इक्विलिब्रियम है वो लगाएंगे। हम ट्रांजैक्शनल इक्विलिब्रियम भी देखेंगे और इसका जो रोटेशन इक्विलिब्रियम है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजैक्शनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा। ट्रांजैक्शनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी सिस्टम हो ट्रांजैक्शनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होता है, जब उस पर जो एक्स डायरेक्शन के अंदर जो लगने वाले फोर्स है वो जीरो हो, उस पर जो वाई डायरेक्शन में जो लगने वाले फोर्स है वो भी जीरो हो। ठीक है ना। तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स यहाँ लग रहे हैं, तो आप कहेंगे एक्स डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो अपना फ्रिक्शन फोर्स है जो लग रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एक अपना नॉर्मल फोर्स N2 है वो लग रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इसी वजह से N2 को मैं नेगेटिव साइन के साथ यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जीरो के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि जो अपना जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर है, N2 के बराबर है। इसी प्रकार से हम वाई डायरेक्शन में जो लगने वाले फोर्स है उनके बारे में देखें। तो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन में एक तो अपना लग रहा है N1 फोर्स लग रहा है जो कि लग रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। इसी प्रकार से और कौन सा फोर्स लग रहा है, आपको mg लग रहा है जो कि क्या लग रहा है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। देखिए N1 लग रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में और mg लग रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैं इसे नेगेटिव साइन के साथ दिखाता हूँ, यानी कि माइनस ऑफ mg। तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, जीरो के बराबर आएगी, आएगी ना। तो यहाँ से अपना जो N1 है वो किसके बराबर आ जाएगा, N1 अपना आ जाएगा mg के बराबर। इसे आप इक्वेशन 1 दीजिएगा, इसे आप इक्वेशन 2 दीजिएगा। अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शनल के बाद में रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम अपने को क्या बताता है, तो हम देखते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि सिस्टम पर जो लगने वाला जो टॉर्क नेट है वो कितना आना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए।
तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्स है जो कि यहाँ पे टॉर्क है वो लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए अपना जो N2 फोर्स है, क्या वो टॉर्क लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। यहाँ पर N2 फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? आप कहोगे N2 फोर्स है वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। और यहाँ पर रोटेशन एक्सिस कौन सा है? रोटेशन एक्सिस आप कहोगे यहाँ पर ये रहा। तो रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? आप कहोगे रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी है ये वाली, ठीक है, जिसे मैं R2 से ही डिनोट कर देता हूँ। ये अपना इस डायरेक्शन में N2 फोर्स लग रहा है। तो टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? टॉर्क लगेगा, देखिए यहाँ पर मैं इसको टॉर्क 2 से ही डिनोट कर देता हूँ। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा जरा बताओ? R2 लग रहा है इस डायरेक्शन में, N2 लग रहा है अपना इस डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना है, R2 से जब हम अपनी फिंगर कर्ल करेंगे N2 की तरफ यानी कि इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को लेके जाओगे तो ये आपको किसको शो करेगा? टॉर्क की डायरेक्शन को शो करेगा। और ये कौन सी डायरेक्शन है? सरफेस के परपेंडिकुलर इनसाइड होगी, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? आप कहोगे R2 वेक्टर क्रॉस N2 के बराबर होगी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? आप कहोगे 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है ना। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि R2 है डॉट N2 इसके बराबर हो गया। अब एक क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ है वो बताना भूल गया आपको, यहाँ पर ये लेडर है वो क्षैतिज के साथ थीटा एंगल बना रही है, ओके। तो अब इस R2 की वैल्यू किस तरह से फाइंड करोगे? तो ये हम और फाइंड कर लेते हैं। ये हमारी होगी लेडर, ठीक है, जो कि बना रही है क्षैतिज के साथ कितना एंगल? थीटा एंगल बना रही है। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपको दे रखी है L। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास के साथ में इसके ऊपर वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर है? आप कहोगे ऊपर वाली जो लेंथ आएगी वो आएगी इसकी हाफ है, तो ये किसके बराबर है? L/2 के बराबर होगी। L/2 के बराबर होगी ना। और ये वाला एंगल अभी भी कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। और R2 कौन सा है? R2 के परपेंडिकुलर दूरी ये वाली तो है, ये देखिए ये वाली ही सेम ही तो है ना, ये वाली यही तो है R2। तो इस R2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो यहाँ पर अगर हम रिलेशन देखें L/2 और R2 के अंदर, तो आप कहोगे कि भाई ये आ रहा है अपना साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा? R2/L/2। तो यहाँ R2 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? आप कहोगे L/2 साइन थीटा के बराबर आ रही है। ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो अपना टॉर्क 2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? टॉर्क 2 की वैल्यू बराबर आ जाएगी अपना L/2 और साथ में क्या आ जाएगा? साइन थीटा एंड N2 आ जाएगा। ये इक्वेशन में बोल देता हूँ थर्ड हो गई। इसी प्रकार से हमारा जो N1 फोर्स है उसकी वजह से टॉर्क कितना लगेगा? N1 फोर्स की वजह से, N1 फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? आप कहोगे इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी? आप कहोगे ये वाली जो दूरी होगी। तो ये वाली दूरी है वो किसके बराबर होगी? आप कहोगे ये वाली दूरी और ये वाली दूरी नीचे वाली बराबर है। तो जरा परपेंडिकुलर दूरी है मैं इसको R1 से डिनोट कर देता हूँ। और ये किसके बराबर आएगी? R1 की वैल्यू आ जाएगी अपना, देखो ये वाली तो ही वैल्यू है अपनी R1, ये वाली, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये वाली दूरी है ये भी किसके बराबर होगी? L/2 के बराबर ही होगी। तो जरा मुझे बताइए कोस थीटा है वो किसके बराबर होगा? कोस थीटा है वो बराबर होगा अपना R1/L/2। तो यहाँ पर अपना R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R1 की वैल्यू आ जाएगी अपना L/2 कोस थीटा के बराबर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा N1 फोर्स है उसकी वजह से टॉर्क है वो किसके बराबर आएगा? इसको मैं टॉर्क 1 से डिनोट कर देता हूँ। ये बराबर आ जाएगा R1 वेक्टर क्रॉस N1 वेक्टर। तो इसे आप और सोल्व करोगे तो देखिए R1 और N1 में एंगल कितना बन रहा है? यहाँ एंगल बताइए R1 और N1 में। यहाँ पर आप कहोगे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप कहोगे R1 N1 के बराबर हो गया। R1 की वैल्यू पुट करोगे तो L/2 कोस थीटा और साथ में क्या आ जाएगा? अपना N1 आ जाएगा। ये अपना टॉर्क 1 आ गया। अब जरा फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से जो लगने वाला टॉर्क है वो किसके बराबर होगा वो देख लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स आप कहोगे हमारा लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स से परपेंडिकुलर दूरी कौन सी है? आप कहोगे ये वाली दूरी है ना। तो जरा इस वैल्यू को और फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा है मैं इसको टॉर्क 3 बोल देता हूँ। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ये मैं मान लेता हूँ परपेंडिकुलर दूरी है, ये अपना R3 वेक्टर है क्रॉस अपना फ्रिक्शन फोर्स है F वेक्टर है, ओके। तो R3 की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो देख लेते हैं। ये अपना है लेडर, ठीक है। ये वाली जो दूरी है वो आपको दे रखी है किसके बराबर? L/2 के बराबर दे रखी है। क्षैतिज के साथ एंगल कितना बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। और ये वाली जो परपेंडिकुलर दूरी है वो हमें कैलकुलेट करनी है जो कि किसके बराबर है? अपना R3 के बराबर है। तो यहाँ पर रिलेशन किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे कि भाई अपना साइन थीटा है वो किसके बराबर है? R3/L/2, ठीक है ना। तो यहाँ से R3 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आप कहोगे L/2 साइन थीटा के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से टॉर्क 3 की वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? L/2 साइन थीटा एंड फ्रिक्शन फोर्स F, ठीक है। तो ये अपने पास इक्वेशन 4 है और ये अपने पास इक्वेशन 5 है। क्या और कोई फोर्स रह गया? बिल्कुल, एक फोर्स अपना mg रह गया। तो देखिए mg फोर्स कौन सा लग रहा है? अपना सेंटर ऑफ मास पे ही तो लग रहा है। तो रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी? रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी है 0।
तो 0 है तो आप क्या कहोगे कि इस mg की वजह से जो लगने वाला टॉर्क है वो किसके बराबर होगा? mg की वजह से जो लगने वाला टॉर्क है वो 0 के बराबर आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारा सिस्टम है उसपे सिर्फ 3 ही टॉर्क लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अपना जो N2 फोर्स है, N2 फोर्स की वजह से टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में। अपना जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? आप कहोगे इस डायरेक्शन में। और अपना जो N1 है, N1 की वजह से फ्रिक्शन फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में। तो आप क्या देख रहे हो कि अपना जो N2 है और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो इसे सिस्टम को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, ठीक है? जबकि अपना N1 फोर्स है वो इसे कौन सी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है? वो इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो यानी कि हमारा ये जो सिस्टम है वो कब इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा? जब टॉर्क नेट है वो किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए। टॉर्क नेट 0 के बराबर आ जाए यानी कि यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन-कौन सा फोर्स घुमा रहा है? N1 घुमा रहा है तो मैं इसे N1 लिख देता हूँ। बाकी दोनों इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का कोशिश कर रहे हैं। तो एंटी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी वजह से जो टॉर्क लग रहा है उसको मैं नेगेटिव साइन के साथ दिखाऊँगा, माइनस ऑफ टॉर्क 2 माइनस ऑफ टॉर्क 3। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 0। तो यहाँ से आप क्या कहोगे? ठीक है, इनकी वैल्यू जरा रखिए, क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों हम टॉर्क 1, 2 एंड 3 की वैल्यू जब पुट करते हैं तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाती है, ठीक है ना? इसमें जो करता है उसको सबसे पहले काट के इसको थोड़ा-सा और देखने में अच्छा बना लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपना N1 है और N2 की वैल्यू क्या है वो ज़रा हम देख लेते हैं। तो देखिए N1 की वैल्यू किसके बराबर है? mg के बराबर है। तो यहाँ पर N1 की वैल्यू है वो mg पुट कर देते हैं, ये हमने पुट कर दिया। अपना जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर है? आप कहोगे N2 के बराबर है। तो N2 के बराबर है तो यहाँ N2 कर दिया। तो इधर वाली साइड आप क्या देखोगे कि N2 साइन थीटा है, ये किसके बराबर आ जाएगा? 2 टाइम्स आ गया। तो यहाँ से फाइनली N2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आप कहोगे mg cot थीटा बाई 2 के बराबर आ गई, ठीक है ना? तो अपने पास N1 की वैल्यू है और N2 की वैल्यू है। तो पहला जो अपने बताना था कि यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स क्या लग रहा है, वो नॉर्मल फोर्स यानी कि रिएक्शन फोर्स क्या है उसकी वैल्यू अपने पास में आ गई है। N1 है वो लग रहा है अपना mg के बराबर और N2 है वो लग रहा है अपना, ये नीचे निकाला ना अपनों ने, ये आ गया अपना mg cot थीटा बाई 2 के बराबर। अब सेकंड हमसे पूछा गया कि फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो फ्रिक्शन फोर्स है वो बराबर है अपना N2 के बराबर है। तो फ्रिक्शन फोर्स की भी वैल्यू अपने पास में आ गई, mg cot थीटा बाई 2 के बराबर आ गया, ठीक है। थर्ड हमसे पूछा गया है कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड के द्वारा जो लगने वाला जो नेट फोर्स है कितना लग रहा है अपना इस लेडर के ऊपर। तो लेडर के ऊपर ग्राउंड के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है? तो ग्राउंड के द्वारा यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो अपना N1 लग रहा है और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो जरा इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए ये अपना जो ग्राउंड है, ये लेडर रही, लेडर पर एक फोर्स है N1 है वो तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स कौन सा होगा? रिजल्टेंट फोर्स ये वाला होगा, ठीक है। तो ग्राउंड के द्वारा जो नेट फोर्स जो लग रहा है वो किसके बराबर होगा? अंडर रूट्स ऑफ N1 स्क्वायर प्लस अपना फ्रिक्शन फोर्स F स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। N1 की वैल्यू किसके बराबर है? हमने अभी तो फाइंड की mg के बराबर है, तो mg स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ये, प्लस अपना फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू और जरा रखिए, क्या आ जाएगा? mg cot थीटा बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ग्राउंड के द्वारा जो नेट फोर्स क्या लग रहा है, देखिए कि जो कॉमन आता है उसको बाहर लेके जाएंगे तो mg बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या अपना? यहाँ पर देखिए 2 को भी बाहर लेके जा सकते हैं अपने, तो यहाँ पर आ गया 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको आप आगे भी सोल्व करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा जो एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा की मिनिमम क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए ये हमारी जो लेडर है वो साम्यावस्था में बनी रहे, ठीक है। तो थीटा की मिनिमम वैल्यू किस तरह से फाइंड करोगे? तो देखिए यहाँ पर दो तरह के फोर्स है वो लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो यहाँ पर ये नॉर्मल फोर्स है वो लग रहा है अपना इस डायरेक्शन में, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। इसी प्रकार से यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लग रहा है अपना एफ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर साम्यावस्था की स्थिति बनी रहे, साम्यावस्था की स्थिति में क्या है अपना F इक्वल्स टू N2, ये किस कंडीशन में है? साम्यावस्था की स्थिति में। तो यहाँ N2 की वैल्यू किसके बराबर है? N2 की वैल्यू अभी अपनों ने कैलकुलेट की, वो बराबर है अपनी mg cos थीटा बाई 2, ठीक है। एंड फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर होता है? फ्रिक्शन फोर्स बराबर होता है न्यू एन के बराबर, है ना, न्यू N1 के बराबर। और N1 की वैल्यू किसके बराबर है? आप कहोगे mg के बराबर, तो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपना बराबर है न्यू mg के बराबर, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम बराबर रखते हैं, न्यू mg इक्वल्स टू mg cos थीटा बाई 2, और यहाँ से जो करता है उसको हम अगर काट दें तो आपके पास में, सॉरी यहाँ कोस नहीं कोट थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में जो कोट थीटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? आप कहोगे 2 न्यू के बराबर आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी अपने पास? थीटा की वैल्यू है वो अपने पास में आ जाएगी कोट इनवर्स 2 न्यू।
तो यहाँ थीटा की जो वैल्यू है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, अपना कोट इनवर्स टू न्यू है उसके या तो बराबर आए या उससे ज़्यादा आए। ठीक है, तो ये अपने को कंडीशन याद रखनी है कि कोट थीटा है उसकी वैल्यू या तो ज़्यादा आनी चाहिए टू न्यू से या इक्वल आनी चाहिए, तो हमारा जो ये सिस्टम है ये किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कंडीशन ऑफ रोटेशन यानी कि लुढ़कने की स्थितियाँ। इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। शुरुआत में हमारे पास में कोई भी एक ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान m है। ठीक है, और इस ब्लॉक पर किसी भी तरह का कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्या देखोगे कि हमारा जो ब्लॉक है वो इस ग्राउंड पर एक mg फोर्स लगाएगा, कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये ग्राउंड है इस ऑब्जेक्ट पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये हमारा नॉर्मल फोर्स है वो कहाँ से पास होगा, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होगा। ठीक है ना, जब हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, मान लें हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स F लगाया। ठीक है, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लुढ़कने का प्रयास करता है। तो लुढ़कने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास अभी भी m है, तो उसकी वजह से mg है वो अभी भी किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। परंतु नॉर्मल फोर्स है वो अब सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होकर कहीं साइड में से पास होगा। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा आगे की तरफ खिसक जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और किसी पॉइंट के अबाउट हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर इस एफ फोर्स की वजह से क्या होगा कि हमारा जो नॉर्मल फोर्स है वो बिल्कुल यहाँ कॉर्नर से पास होगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ कॉर्नर से पास होगा, जबकि हमारा जो एम मास है उसकी वजह से क्या होगा, एम जी अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मुझे एक चीज़ और बताइए, हमारा जो नॉर्मल फोर्स है उसकी वजह से यहाँ क्या कोई टॉर्क लगेगा, नॉर्मल फोर्स की वजह से टॉर्क है वो कितना होगा, तो हम जानते हैं टॉर्क किसके बराबर होता है, हमारे द्वारा जो अप्लाइड फोर्स और जो परपेंडिकुलर दूरी उसके बराबर। अब अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स तो आप कहोगे नॉर्मल फोर्स एन के बराबर है। ठीक है, और परपेंडिकुलर दूरी कितनी है रोटेशन एक्सिस से, तो यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल फोर्स है अब क्या है कि रोटेशन एक्सिस से ही तो पास हो रहा है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो दूरी है वो कितनी है, जीरो है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, हमें क्या करना है कि हमारा जो एफ फोर्स है उसकी वजह से जो लगने वाला जो टॉर्क है और जो हमारा एम जी फोर्स है उसकी वजह से जो लगने वाला टॉर्क है, इन दो को ही हमें कंसीडर करना है। नॉर्मल फोर्स की वजह से जो लगने वाला टॉर्क है वो कितना होगा, जीरो होगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर सिर्फ लुढ़कने की स्थिति के बारे में बता रहा है तो निश्चित तौर पर यहाँ क्या है, फ्रिक्शन के बारे में जरूर जिक्र किया गया होगा। अब फ्रिक्शन फोर्स है वो कहाँ लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स है वो लग रहा होगा अपना यहाँ पर। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से यहाँ टॉर्क कितना होगा वो बताइए जरा। तो हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क कितना होगा, तो हमारे द्वारा जो अप्लाइड फोर्स और जो परपेंडिकुलर दूरी रोटेशन एक्सिस से, तो यहाँ पर भी हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहाँ से जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा रोटेशन एक्सिस से ही तो पास हो रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए भी जो परपेंडिकुलर दूरी है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, जीरो आएगी। तो इस वजह से फ्रिक्शन फोर्स की वजह से भी टॉर्क अपना जीरो होगा। ठीक है ना, अब जरा एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कोई एक ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल एम है, इस ब्लॉक पर हम एक एफ फोर्स है वो अप्लाई करते हैं और कहाँ करते हैं, अपना जो ग्राउंड है ग्राउंड से किसी एक्स ऊंचाई पर करते हैं। तो इस एफ फोर्स की वजह से हमारा जो ये ब्लॉक है वो लुढ़कने की स्थिति में आ जाता है, लुढ़कने की स्थिति में आ जाएगा और रोटेट कौन से पॉइंट के अबाउट करेगा, इस वाले किनारे के अबाउट रोटेट करेगा। ठीक है, तो ब्लॉक व धरातल के मध्य फिसलन नहीं है, यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, तभी तो ये लुढ़कने की स्थिति में आ रहा है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ लुढ़कने की स्थिति में है, तो x का मान है वो क्या हो जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लुढ़के नहीं, सिर्फ एक उसकी स्थिति में ही बना रहे। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा जब मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, तो यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या कहना चाह रहा है कि भाई हमारा इस एफ फोर्स की वजह से हमारा ये ऑब्जेक्ट है सिर्फ लुढ़कने की स्थिति में आ रहा है। लुढ़कने की स्थिति का मतलब क्या है कि नॉर्मल फोर्स है अभी भी यहाँ पर लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और कहाँ पर, बिल्कुल किनारे से जहाँ पर अपना रोटेशन एक्सिस है वहाँ पर। एम जी कहाँ लगेगा, एम जी अपना लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ। ओके, फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, आप कहोगे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस कंडीशन में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है ना। हमें क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता कि हमारा जो ब्लॉक है वो आगे की तरफ लुढ़क गया है। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ हमें कहा गया है कि लुढ़कने की स्थिति में है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करेंगे, टॉर्क नेट है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, जीरो होगी।
ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑब्जेक्ट है वो टॉर्क लगाएंगे, आप कहोगे फ्रिक्शन फोर्स है वो टॉर्क लगाएगा, परंतु फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क है वो जीरो होगा। और क्यों होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की रोटेशन एक्सिस से जो परपेंडिकुलर दूरी है वो जीरो है। इसी प्रकार से हमारा जो नॉर्मल फोर्स है उसकी वजह से टॉर्क कितना होगा, आप कहोगे नॉर्मल फोर्स की वजह से टॉर्क है वो जीरो आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि रोटेशन एक्सिस से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, जीरो है। ओके। तो यहाँ पर हम सिर्फ कंसीडर करेंगे हमारा जो अप्लाइड फोर्स एफ और हमारा जो एम है उन दोनों की वजह से कितना टॉर्क लग रहा है। तो अब जरा देखते हैं हमारा जो अप्लाइड फोर्स एफ और इस एम की वजह से कितना टॉर्क लगता है। तो एम कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, आप कहोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। और इसकी एम की रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी, आप कहोगे ये वाली दूरी होगी। और ये किसके बराबर होगी, अगर ब्लॉक की जो टोटल लेंथ ए दे रखी है तो ये वाली लेंथ वो किसके बराबर आएगी, आप कहोगे a/2 के बराबर आएगी। तो यहाँ पर जो एम फोर्स है उसकी वजह से जो लगने वाला टॉर्क है वो किसके बराबर होगा, आप कहोगे कि अपना जो अप्लाइड फोर्स एम और परपेंडिकुलर दूरी उसके बराबर। तो अपना किसके बराबर आ जाएगा, ये a/2 mg के बराबर आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अपना जो एफ फोर्स है उसकी वजह से कितना टॉर्क लगेगा, आप कहोगे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। और रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, ये वाली। तो ये किसके बराबर है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है x के बराबर, वही तो हमें फाइंड करना है। तो एफ फोर्स की वजह से टॉर्क कितना लगेगा, आप कहोगे एफ फोर्स और परपेंडिकुलर दूरी, तो ये बराबर आ जाएगा अपना एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब अपना एफ फोर्स है उसकी वजह से टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो देखिए सिंपल तरीका है, परपेंडिकुलर दूरी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। ठीक है। एफ फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो आर से एफ की तरफ अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब की डायरेक्शन आपको दिखाएगी टॉर्क की डायरेक्शन तो कौन सी डायरेक्शन में है, अपना जो सरफेस के परपेंडिकुलर इनसाइड होगी टॉर्क। जबकि अपना एम की वजह से क्या होगा, तो अपना रोटेशन एक्सिस से दूरी किधर जा रही है, ये आर जा रहा है इधर, एम जा रहा है इधर। तो आर से एम की तरफ अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे तो टॉर्क की डायरेक्शन आ जाएगी, टॉर्क की डायरेक्शन कौन सी आएगी, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि हमारा जो एम ब्लॉक है उसको एफ फोर्स है वो तो इसको कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, अपना इस डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जबकि हमारा एम फोर्स है, ये जो एम फोर्स लग रहा है ये इसको कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा है, ये कर रहा है अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम है अपना, जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होगा, जब टॉर्क नेट है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आप कहोगे जीरो के बराबर आ जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जरा वैल्यू पुट करते हैं। टॉर्क वन है कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये अपना है टॉर्क वन जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, टॉर्क टू जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप क्या कहोगे, टॉर्क टू माइनस ऑफ टॉर्क वन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ मैंने नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि टॉर्क वन है वो टॉर्क टू के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। इनकी वैल्यू जरा रखते हैं, क्या आएगा अपने पास में, तो वैल्यू है अपनी इनकी, ये है एफ एक्स माइनस ऑफ a/2 mg इक्वल्स टू जीरो। ठीक है जी। तो यहाँ से x है वो किसके बराबर आ जाएगा, आप कहोगे a/2 mg/f के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो ये x की वैल्यू अपने पास आ गई है। तो किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो इस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन में आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू दे दी जाती और उस कंडीशन में आपसे x की वैल्यू है वो पूछ ली जाती, तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करते। देखिए हमारा जो ब्लॉक है वो लुढ़कने की स्थिति में है, लुढ़क नहीं रहा है, आगे की तरफ किसी तरह का मोशन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के साथ साथ ट्रांजैक्शनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो ट्रांजैक्शनल इक्विलिब्रियम में है तो इस वजह से आप क्या कहोगे कि एक्स डायरेक्शन के अंदर जो लगने वाले जितने भी फोर्स है वो किसके बराबर आएंगे, जीरो के बराबर आएंगे। अब जरा मुझे बताइए एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो आप कहेंगे एक तो हमारे द्वारा जो अप्लाइड एफ फोर्स है वो हो गया, इसके अलावा एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि इस ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना। और इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी अपना न्यू एन के बराबर आएगी, और एन की वैल्यू किसके बराबर है, एम के बराबर। तो आप कहोगे न्यू एम के बराबर ये वैल्यू आ गई। ठीक है। अब आगे की तरफ किसी तरह का रोटेशन तो है नहीं, सॉरी आगे की तरफ किसी तरह का ट्रांजेक्शन तो है नहीं, ट्रांजेक्शन मोशन नहीं है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ वैल्यू रखोगे। तो देखिए एफ फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसलिए मैं पॉजिटिव साइन के साथ लगाता हूँ। माइनस ऑफ अपना जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो मैं यहाँ माइनस चिन्ह लगाऊंगा पहले, फिर अपना फ्रिक्शन फोर्स है वो लगाऊंगा। तो ये किसके बराबर आएगा, ये जीरो के बराबर आएगा, यही तो फोर्स लग रहे हैं एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पर वैल्यू जब आप रखोगे तो एफ माइनस ऑफ न्यू एम जी ये किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इक्वल्स टू न्यू एम जी। ठीक है। और इस एफ की वैल्यू अगर अभी अपनों ने जो एक्स की वैल्यू निकाले उसमें अगर हम रख दें तो हमारे पास में जो हमारा आंसर है वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की फॉर्म में आ जाएगा। तो जरा रखिए क्या आता है,
x इक्वल्स टू अपना mga, ठीक है, बाई अपना टू न्यू mg, ठीक है। जो कटता है उसको अपने काट देते हैं, तो यहाँ से ये वाला टर्म कट रही है, g भी कट रहा है, तो यहाँ से अपना x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बाई टू न्यू, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म के अंदर अपना आंसर है वो आ सकता है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम इन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि अपने डाउट है वो और अच्छे से क्लियर हो पाए। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, उस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कोई एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास m है, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन की ये वाली जो सरफेस है वो हमें दे रखी है रफ सरफेस, यानी कि यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स है वो वर्क कर रहा है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारा जो इंक्लाइन प्लेन और जो बॉक्स है उनके मध्य जो लगने वाला प्रतिक्रिया बल यानी कि जो नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स है, तो उसकी जो क्रिया रेखा है वो कहाँ से पास होती है वो हमें बताना है। फिर इसके बाद में एक रिलेशन है, अगर यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन और बॉक्स के मध्य फ्रिक्शन कोफिशिएंट वो अगर न्यू है तो हमें ये रिलेशन है वो फाइंड करना है, जहाँ पर बी और एच है वो क्या है, एच है, एच तो हमें दे रखा है ब्लॉक की हाइट है, यानी कि ये वाली जो हाइट है वो तो दे रखी है एच, और ये वाली जो ब्लॉक की लेंथ है वो हमें दे रखी है बी, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारा जो नॉर्मल फोर्स है वो कहाँ पर अप्लाई होगा, उसके बाद में ये वाला जो रिलेशन है वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जरा मुझे ये बताइए कि इंक्लाइन प्लेन है यहाँ पर कितना एंगल बना रखा है, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है थीटा एंगल बना रखा है। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है तो उस पर mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ पर mg के कंपोनेंट बनाइए जरा। तो mg के कंपोनेंट हमने बनाने सीखे हैं, क्या होगा इस डायरेक्शन में, तो आएगा अपना mg साइन थीटा, एंड एक इस डायरेक्शन में आएगा अपना mg कोस थीटा, ठीक है ना। अगर हमारा ब्लॉक है इंक्लाइन प्लेन पर mg कोस थीटा फोर्स अप्लाई करेगा तो एक नॉर्मल फोर्स है वो भी लगेगा, और कौन सी डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल फोर्स, हम जानते हैं नॉर्मल फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में, ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब जो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स है वो भी अप्लाई होगा, और फ्रिक्शन फोर्स है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगा, तो देखिए हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी कि जो mg साइन थीटा है उसकी वजह से ब्लॉक है वो नीचे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारा लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारा ये ब्लॉक है, ठीक है, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स कौन सा लग रहा है, एक फोर्स तो लग रहा है अपना इस डायरेक्शन में, कौन सा फोर्स mg साइन थीटा, और एक फोर्स लग रहा है अपना फ्रिक्शन फोर्स जो कि लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इन दोनों फोर्स की वजह से एक टॉर्क लगेगा, और टॉर्क कौन सा लगेगा, देखिए mg साइन थीटा है वो तो इस ब्लॉक को घुमाने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, जबकि अपना फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको यहीं रोक के रखने की कोशिश करेगा, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा ये ब्लॉक है वो इस पॉइंट के अबाउट है रोटेट करने का प्रयास करेगा, रोटेट करने का प्रयास करेगा परंतु रोटेट नहीं करेगा, ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। तो जब रोटेट करने का प्रयास करेगा उस कंडीशन में क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने स्टडी किया, अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखा कि जब कोई ब्लॉक है वो रोटेट करने का प्रयास करता है या लुढ़कने का प्रयास करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल फोर्स है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता है, यानी कि नॉर्मल फोर्स है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से पास ना होकर कहाँ से पास होगा, हमारा जो रोटेशन एक्सिस है उसकी तरफ थोड़ा खिसक जाता है, तो नॉर्मल फोर्स है वो अपना थोड़ा यहाँ से पास होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में अपनों ने जो नॉर्मल फोर्स बनाया है वो कहाँ से पास होगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं अपने, ये अपना नॉर्मल फोर्स यहाँ से पास होगा भाई, ओके, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, जिसमें हमें एक ये रिलेशन है वो निकालना है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो लेस देन या इक्वल टू होगा बी बाई एच की, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा जो ब्लॉक है कैपिटल एम मास वाला वो नीचे की तरफ स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है ना, वही ठहरा हुआ है, तो ठहरा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये जो सिस्टम है इसमें जो ब्लॉक एम है ये किस में है, ट्रांजैक्शनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, क्योंकि आगे की तरफ कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो यानी कि जो अपना स्थानांतरण साम्यावस्था की स्थिति में है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, और ट्रांजैक्शनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो ब्लॉक है उस पर एक्स डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स वो जीरो होगा, इस पर वाई डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वो भी जीरो होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा ये ब्लॉक है वो रोटेशन की स्थिति में आ रहा है परंतु रोटेट नहीं हो रहा है, रोटेट नहीं हो रहा ना, तो ये हमारा जो सिस्टम है वो किस में होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि जो टॉर्क नेट जो लग रहा है वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो इन दोनों की हेल्प से हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे और उन इक्वेशनों से ये वाला जो रिजल्ट है वो फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांजैक्शनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होने वाला है। तो देखिए ये हमारा रहा ब्लॉक जिसका मास है हमारे पास m, और इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, आप कहोगे mg कोस थीटा लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
mg sin थीटा लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अपना इस डायरेक्शन में, और नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है अपना इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, आप कहोगे एम जी साइन थीटा एंड फ्रिक्शन फोर्स। तो हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि हम जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स वो जीरो होगा ट्रांजैक्शनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स आएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसको बराबर के इधर वाली साइड लेके जाओगे तो आपके पास फाइनली ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से वाई डायरेक्शन में हम जो लगने वाले फोर्स हैं उनको जीरो करेंगे, तो आप क्या कहोगे कि जो नॉर्मल फोर्स है वो किसके बराबर आ गया, अपना एम जी कोस थीटा के बराबर आ गया, ठीक है ना। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1 एंड इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2। हम देखेंगे यहाँ पर चार तरह के फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स अपना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, दूसरा अपना एम जी साइन थीटा, एम जी कोस थीटा एंड नॉर्मल फोर्स। तो इन चारों की वजह से जो लगने वाला जो टॉर्क नेट है वो अपने को देखना है किसके बराबर होगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 प्लस टॉर्क 4, और इन सब की वैल्यू किसके बराबर आएगी, जीरो के बराबर आएगी। किस कंडीशन में, जब हमारा सिस्टम है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो, यानी कि घूर्णन साम्यावस्था की स्थिति में हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से कितना टॉर्क लगेगा, ठीक है। इसको मैं डिनोट करता हूं टॉर्क 1 से, ठीक है। अब टॉर्क है वो किसके बराबर होता है, हमारे द्वारा जो अप्लाइड फोर्स और रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है वो कहाँ से जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा जा रहा है रोटेशन एक्सिस से पास हो रहा है, रोटेशन एक्सिस से पास हो रहा है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए जो परपेंडिकुलर जो दूरी है वो किसके बराबर होगी, आप कहोगे जीरो के बराबर होगी, होगी ना। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो किसके बराबर आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब जरा बात करते हैं अपना mg cos थीटा है उसकी वजह से कितना टॉर्क लग रहा है, इसको मैं डिनोट करता हूं टॉर्क 2 से। तो टॉर्क 2 की वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, आर परपेंडिकुलर, और अप्लाइड फोर्स कितना है, आप कहोगे mg cos थीटा, ठीक है। अब आर परपेंडिकुलर की वैल्यू किसके बराबर होगी, हम जानते हैं ये वाली जो लेंथ आपको दे रखी है क्वेश्चन में ये कितनी है, बी दे रखी है, दे रखी है ना। तो सेंटर ऑफ मास पर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये वाली जो दूरी है वो अपने पास में क्या आ जाएगी, आप कहोगे b/2 आ जाएगी, b/2 है ना। तो यहाँ पर आर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली दूरी, यानी कि b/2। तो आप क्या लिखोगे, b/2 mg cos थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। एक चीज और देखिए यहाँ पर अपना ये जो टॉर्क 2 है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है ना। तो डायरेक्शन की बात करें तो देखिए mg cos थीटा वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, आप कहोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ये आपका है रोटेशन एक्सिस, और जो आर परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन कौन सी है, आप कहोगे ये वाली डायरेक्शन है आर परपेंडिकुलर की। तो यहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन कौन सी होगी, आर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को रख के उसको कर्ल करेंगे mg cos थीटा की तरफ, तो अपने पास टॉर्क की डायरेक्शन आ जाएगी, और डायरेक्शन कौन सी होगी, ये सरफेस के परपेंडिकुलर इनसाइड होगी, ठीक है ना। तो टॉर्क 2 की डायरेक्शन भी आ गई अपने पास। अब जरा बात करते हैं mg sin थीटा है उसकी वजह से टॉर्क है वो कितना लगेगा, ठीक है। तो mg sin थीटा की वजह से जो टॉर्क लग रहा है मैं उसको किससे डिनोट करता हूँ, टॉर्क 3 से डिनोट कर देते हैं। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप कहोगे इसकी वैल्यू होगी अपना आर परपेंडिकुलर, और जो अप्लाइड फोर्स कितना है, आप कहेंगे mg sin थीटा, ठीक है। और आर परपेंडिकुलर क्या होगा, हमारा रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, यही तो दूरी है। अब टोटल दूरी है वो आपको क्वेश्चन दे रखी है, ये वाली h दे रखी है, तो ये वाली जो दूरी है वो किसके बराबर होगी, आप कहोगे h/2 के बराबर होगी। तो टॉर्क 3 है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आप कहोगे h/2 एंड mg sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब टॉर्क 3 है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन भी देख लो जरा। देखिए टॉर्क 3 में mg sin थीटा कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, आप कहोगे इस डायरेक्शन में लग रहा है अपना mg sin थीटा, ठीक है। रोटेशन एक्सिस कहाँ है, रोटेशन एक्सिस अपना कुछ यहाँ पर है। तो रोटेशन एक्सिस है जो परपेंडिकुलर दूरी है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, आप कहोगे ये वाली डायरेक्शन है ना। यहाँ पे देखिए ये इसी डायरेक्शन में तो जा रहा है, तो यहाँ पर आर की डायरेक्शन है ये। अब आर पर अपनी फिंगर रखिएगा और mg sin थीटा की तरफ आप रोटेट कीजिएगा इसको इधर वाली साइड, तो आपका जो थंब की डायरेक्शन है वो दिखाएगा किसको, टॉर्क को। तो टॉर्क की डायरेक्शन कौन सी होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो नॉर्मल फोर्स है उसकी वजह से टॉर्क है वो भी देख लेते हैं। तो नॉर्मल फोर्स की वजह से टॉर्क कितना होगा, तो देखिए ये हमारा हो गया एम ब्लॉक हो गया, ठीक है, और ये अपना हो गया रोटेशन एक्सिस हो गया। नॉर्मल फोर्स है वो कुछ यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, कुछ अपना सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ पर। तो सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी है, आप कहोगे b/2 है, ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स कहाँ से पास हो रहा है वो हमें पता नहीं है, नहीं पता ना। तो मान लेते हैं हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उससे नॉर्मल फोर्स है वो किसी x दूरी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाली जो दूरी बचेगी, ये वाली जो दूरी बचेगी किसके बराबर होगी, ये वाली दूरी है वो बराबर आएगी अपना जो टोटल लेंथ यानी कि b/2 - x के बराबर आ जाएगी ना।
तो जो नॉर्मल फोर्स है उसकी वजह से जो टॉर्क लग रहा है उसको मैं क्या किससे डिनोट करता हूँ, टॉर्क फोर्स से डिनोट करता हूँ। ये किसके बराबर होगा, हमारा जो अप्लाइड फोर्स है उससे परपेंडिकुलर दूरी यानी रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, ये किसके बराबर है, मैं मान लेता हूँ आर परपेंडिकुलर, जो कि b/2 माइनस एक्स के बराबर है। ठीक है, और अप्लाइड फोर्स कितना है आपका, एन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वैल्यू जो बराबर आ जाएगी b/2 माइनस एक्स, और साथ में आ जाएगा अपना नॉर्मल फोर्स एन। अब नॉर्मल फोर्स की अभी अपनों ने वैल्यू निकाली ना यहाँ पर इक्वेशन 2 से, जब अपने ट्रांजेक्शनल इक्विलिब्रियम कर रहे थे, तो नॉर्मल फोर्स की भी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा b/2 माइनस एक्स। ठीक है, और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपना mg cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम सभी टॉर्क को आपस में ऐड करते हैं तो अपने पास में टॉर्क नेट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर टॉर्क नेट है, उसकी वैल्यू जरा बताइए किसके बराबर होगा, अपना टॉर्क 1 यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा था। ठीक है, फिर टॉर्क 2 जो कि अपना mg cos थीटा की वजह से लग रहा था, टॉर्क 3 जो कि अपना mg sin थीटा की वजह से लग रहा था, और टॉर्क 4 जो कि अपना नॉर्मल फोर्स की वजह से लग रहा था। तो टॉर्क 1 की वैल्यू अपनी आई 0 प्लस अपना टॉर्क 2 की वैल्यू आई b/2 mg cos थीटा, और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, सरफेस के परपेंडिकुलर इनसाइड है। ठीक है, प्लस अपना h/2 टॉर्क 3 की वैल्यू किसके बराबर है, अपना h/2 mg sin थीटा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कौन सी है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, प्लस टॉर्क 4 की वैल्यू किसके बराबर आई है अपनी, यहाँ पर b/2 माइनस एक्स, b/2 माइनस एक्स, और साथ में क्या आया है अपना mg cos थीटा। और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन नहीं निकाली ना आपने, डायरेक्शन भी निकालनी देख लेते हैं। देखिए नॉर्मल फोर्स लग रहा है अपना अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपना परपेंडिकुलर दूरी जारी है इस डायरेक्शन में। हमें क्या करना है, आर से एन की तरफ अपनी फिंगर को कर्ल करना है, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो अपने को दिखाएगी टॉर्क की डायरेक्शन। तो टॉर्क की डायरेक्शन कौन सी आएगी, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी ना। तो यहाँ पर टॉर्क 4 की जो डायरेक्शन आ रही है वो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज आप क्या समझ रहे हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस पर टॉर्क 2 है, जो टॉर्क 2 है वो तो इस ऑब्जेक्ट को घुमाने के प्रयास करेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि अपना टॉर्क 3 और टॉर्क 4 है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगा। ठीक है ना, तो इसी वजह से यहाँ पर जब हम सिंबल लगाएंगे तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन के साथ लगाएंगे। नेगेटिव साइन यहाँ क्या शो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, हमारा जो टोटल जो टॉर्क लग रहा है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो इन सबको हम 0 के बराबर रखते हैं, तो फाइनली अपने पास में क्या आएगा, जरा बताइए। देखिए अपने पास में एक तो जो कटता है उसको काट भी दीजिए, कौन कौन सी टर्म्स यहाँ कट रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक तो mg यहाँ से कटेगा, ये mg कटेगा और ये mg कटेगा। ठीक है, कटकर जो बराबर की इधर वाली साइड जाता है उसको बराबर की इधर वाली साइड ले जाते हैं, तो अपने पास फाइनली क्या बचेगा, b/2 cos थीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, h/2 sin थीटा, और साथ में क्या आएगा प्लस b/2 माइनस एक्स, और साथ में क्या आएगा cos थीटा। ठीक है, अब अगर बोथ साइड अपने cos थीटा से डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से cos थीटा है वो खत्म हो जाएगा, यहाँ से cos थीटा है वो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर sin थीटा की जगह क्या आ जाएगा अपना tan थीटा आ जाएगा। समझ में आया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके करेंगे, b/2 माइनस एक्स है उसको बराबर के इधर वाली साइड लेके जाएंगे तो अपने पास फाइनली क्या बचेगा, सिर्फ x ही तो बचेगा, x इक्वल्स टू h/2 एंड टेन थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, टेन थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 2x/h आ गई। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों हमें जो रिलेशन निकालना है वो तो है न्यू लेस देन इक्वल्स टू b/h की। ठीक है, तो यहाँ पर टेन थीटा है उसको किसी न किसी तरह हमें हटाना पड़ेगा, किस तरह से हटाओगे, तो यहाँ पर एक इक्वेशन और निकालते हैं। देखो यहाँ पर हमारा जो ब्लॉक है जिसका मास m है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है n। ठीक है, इस पर एक फोर्स तो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किसके बराबर, mg cos थीटा के बराबर। एक फोर्स लग रहा है अपना इस साइड जो कि बराबर है mg sin थीटा। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अपना इस साइड, तो उन्होंने ट्रांजैक्शनल इक्विलिब्रियम से क्या निकाला कि फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर है, mg sin थीटा के बराबर। ठीक है ना, एक आपने जब फ्रिक्शन फोर्स हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था फ्रिक्शन फोर्स है वो बराबर होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट एंड न्यू एंड नॉर्मल फोर्स, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है ना। तो ये वाली वैल्यू भी जब यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपना mg sin थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, न्यू एन के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर ट्रांजैक्शनल इक्विलिब्रियम से हमने देखा कि n है वो mg cos थीटा के बराबर है इक्वेशन 2 के अंदर। तो n की वैल्यू ये और रखिए जरा, क्या आएगा अपना, यहाँ पर mg cos थीटा रखिए, mg cos थीटा रखिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो करता है उसको काटते हैं, काटेंगे तो mg यहाँ से कट जाएगा,
तो अपने पास में फाइनली टेन थीटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, न्यू के बराबर आ जाएगी। अब इस टेन थीटा की वैल्यू जब हम यहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, न्यू इक्वल्स टू 2x/h आ जाएगा ना। अब जरा देखिए दोस्तों, x है, x क्वेश्चन में हमें दे नहीं रखा है ना, तो इस x को भी हमें खत्म करना पड़ेगा। और x अभी अपनों ने जो क्वेश्चन है उसमें है क्या क्या मान रखा है अपनों ने, हमने देख रखा है कि हमारा जो नॉर्मल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसकी सेंटर ऑफ मास से जो दूरी है वही तो अपनों ने x मानी है, ठीक है। और ये अपना है रोटेशन एक्सिस। तो जरा मुझे बताइए x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बराबर हो सकती है ये वाली जो लेंथ है उसी के बराबर, ठीक है। या तो हमारा जो नॉर्मल फोर्स है वो कहां से पास हो सकता है, सेंटर ऑफ मास से पास हो सकता है, और या फिर सेंटर ऑफ मास से रोटेशन एक्सिस के यहां तक, ठीक है। तो जो x है, x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में हो सकती है, 0 से लेके b/2 के बीच में हो सकती है, उससे ज्यादा तो होगी नहीं। तो यानी कि x की जो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो सकती है, b/2 के बराबर हो सकती है, ठीक है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है वो रखेंगे जब हम यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, न्यू है वो लेस देन या इक्वल टू आ जाएगा 2/h और साथ में आ जाएगा b/2, ठीक है। तो 2 से 2 जब हम काटेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, न्यू है वो लेस देन इक्वल टू b/h, और यही तो रिलेशन अपने को फाइंड करना था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है। इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम अपने जब देखेंगे कि कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल थीटा बन रहा है, और वहां पर अपनों ने कोई एक ब्लॉक रखा जिस ब्लॉक का मास है m, और उसकी ये वाली जो लेंथ है वो आपके पास में b है और ये वाली जो लेंथ है h, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो हमेशा लेस देन या इक्वल टू b/h के होना चाहिए। अगर b और h इक्वल इक्वल होते तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती, लेस देन इक्वल टू 1 होती, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसे हमें याद भी रखना है। तो दोस्तों इन रिजल्ट्स को आप नोट कर लीजिएगा कि अगर हमारा जो पिन है वो लुढ़कने से पहले फिसलने की संभावना रखता है, यानी कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर पहले हमारा जो ब्लॉक है वो स्लाइड करेगा और उसके बाद रोटेट करेगा, तो उसके लिए हमारी जो कंडीशन क्या होगी, जो न्यू है वो लेस देन या इक्वल टू होगी b/h के, ठीक है। और सेकंड जो कंडीशन उसमें क्या है कि अगर हमारा जो ब्लॉक है वो पहले लुढ़के, जो पहले ब्लॉक है वो लुढ़केगा और फिर उसके बाद स्लाइड करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए क्या आएगा, अपना न्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा b/h, ठीक है। अगर टेन थीटा की फॉर्म में आप देखोगे तो अपना जो स्लाइड करने की कंडीशन होगी जब टेन थीटा है वो ग्रेटर देन होगा न्यू के, और जो लुढ़कने यानी रोटेट करने की कंडीशन होगी उसमें होगा टेन थीटा है वो लेस देन होगा न्यू के, ठीक है। इन कंडीशनों को याद कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इनसे रिलेटेड है, वो क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।